मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आपको केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और सीटेट और अन्य भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की कराई जाती है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। ओके, तो इसके साथ साथ अगर आपको प्रिंटिंग नोट्स की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता बना सकते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ आपका साइंस टीचर और हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को शुरू करा हुआ है। तो फिजिक्स के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है मेजरमेंट या मापन, वो हम कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम अपने दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गति या मोशन। ओके, तो गति या मोशन ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। ओके, तो भाई सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं, इसकी जो बेसिक अवधारणाएं हैं जो इसमें काम आएगी वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है ना। विराम क्या होता है और गति क्या होती है। तो विराम वह अवस्था है, इस विराम और गति इन दोनों अवस्थाओं को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो गति की अवस्था में या मोशन की अवस्था में। और अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या कर रही है, गति नहीं कर रही है, शांत है, स्थिर है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन में है, शांत पोजीशन में। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लूं कि ये कोई खंबा है और यहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है, तो ये खंबा क्या है, स्थिर है, लेकिन ये जो ट्रेन है ये गतिमान है। तो ये गति की अवस्था में है इस खंबे के सापेक्ष। ठीक है ना। इस जो खंबा है या पोल है ये बिजली का, इसके सापेक्ष ये जो ट्रेन है ये गति की अवस्था में या मोशन की अवस्था में है। और ये जो खंबा है ये रेस्ट की अवस्था में या आपका विराम की अवस्था में। ओके, तो ये है आपका विराम और गति। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दूरी या डिस्टेंस। ठीक है भाई, दूरी या डिस्टेंस क्या होती है, किन्हीं भी दो स्थानों के बीच चली गई कुल जो लंबाई है, वो उसकी जो माप है उसी को हम क्या कहते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि अगर ये दो स्थान है ए और ये है बी, इनके बीच में इतनी दूरी चली गई है, तो ये जो कुल लंबाई है यही क्या है, इनकी डिस्टेंस या इनके बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है, तो यह है आपका डिस्टेंस या दूरी। अब बात करेंगे हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में चली गई कुल जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाएगा, वो विस्थापन कहलाता है या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि A to B कोई डिस्टेंस चली जाती है और ये चली जाती है 20 किलोमीटर, और B से अगेन साउथ की तरफ चल के कोई डिस्टेंस चली जाती है, ये है 30 किलोमीटर। अब बताइए कि A और C के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो A और C के बीच में क्या है, ये हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है ये वाली, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि दो प्रारंभिक और अंतिम जो स्थान है, अंतिम बिंदु है, उनके बीच की जो चली हुई मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। और विस्थापन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे,
अगर ये ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया और सी से वापस ए की तरफ आया, तो इसने दूरी तो चली, 20 किलोमीटर यहाँ चला, 30 यहाँ चला और यहाँ सपोज 50 चला, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या कि जो घूम के वो बिंदु ए पर आया, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन 0 है या 0 है। तो इस तरीके से विस्थापन 0 भी हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे है स्पीड। ये जो चीजें हैं ये इस चैप्टर की अवधारणाओं को समझने के लिए जरूरी है, इसीलिए मैं इन सब के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चाल या स्पीड। ओके, तो जो चाल है आप सब जानते हैं, चाल क्या होती है, इकाई समय में चली गई जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी है। तो इकाई समय यानी इसका मतलब क्या है कि जो चाल है उसका हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं दूरी अपॉन समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखते हैं। और अगर मैं समय को या टाइम को 1 मिनट मान लूं तो इस स्थिति में क्या होगा, ये हो जाएगा 1 मिनट, तो चाल किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस स्पीड के इक्वल है, जबकि क्या हुआ, दोनों की डिस्टेंस स्पीड के इक्वल है जबकि टाइम है 1 मिनट। यानी कि स्पीड वो है जबकि इकाई समय में चली गई दूरी, दूरी जो है वो स्पीड के बराबर होगी, जबकि टाइम क्या है, इकाई है यानी 1 है। अगर मैं बोलूं कि कोई चीज या कोई भी वस्तु, कोई बस, कोई गाड़ी 10 किलोमीटर चली और इसने 1 मिनट का समय लिया, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर पर मिनट ये उसकी स्पीड हो गई, यानी इकाई समय में जो चली गई दूरी है वो क्या कहलाती है, चाल या स्पीड कहलाती है। ओके, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेग, ठीक है। वेग जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो जो वेग या वेलोसिटी है वो भी क्या होती है, वो भी आपके इकाई समय में, एकांक समय में चली गई दूरी है, लेकिन एक निश्चित दिशा की तरफ। एकांक समय में एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति से चली गई दूरी, ये उसकी वेलोसिटी कहलाती है ना। यानी कि एक निश्चित गति से वो अगर किसी दिशा की तरफ बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। आपने सुना भी हुआ कि इस वेलोसिटी से वो गाड़ी मूव कर रही है, तो वेलोसिटी यानी एक समान उसकी गति रहेगी उस पर्टिकुलर दिशा की तरफ। ओके, तो ये है आपकी वेग या वेलोसिटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये भी हो गया। औसत चाल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। औसत चाल क्या होता है कि सपोज अगर कोई गाड़ी है या कोई भी वस्तु है वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक ट्रेवल करती है v1 स्पीड से, और बी से सी तक ट्रेवल करती है v2 स्पीड से। तो इस स्थिति में जो उसकी औसत चाल या एवरेज स्पीड
जिसको हम कहते हैं, वो हो जाएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये उसकी एवरेज स्पीड का हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है। तो ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तो इसका कोई भी प्रयोग नहीं है, या एकेडमिक लेवल पर इसका प्रयोग है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता है इसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वेग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है त्वरण या एक्सेलरेशन। त्वरण या एक्सेलरेशन, तो ये क्या होता है? त्वरण या एक्सेलरेशन को कहते हैं हम वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन जो है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से। तो जो स्मॉल ए है वो इक्वल टू होता है आपका वेग या वेलोसिटी अपॉन समय या टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि कितना उसका वेग है, वेलोसिटी है, और कितने टाइम उसने लिया है। सपोज अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और उसने अगेन 1 मिनट लिया है, तो इसका एक्सेलरेशन इतना ही होगा, 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर। आपने देखा होगा जो त्वरण है वो क्या होता है, हम अक्सर कहते हैं गाड़ी चलाते समय कि एक्सेलरेट करो, एक्सेलेटर दो। तो एक्सेलेटर देने का मतलब क्या है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं और उसके त्वरण को हम बढ़ा रहे हैं या कम ज्यादा कर रहे हैं। तो त्वरण का मतलब ही वही है कि उसके जो वेलोसिटी है, वेग है, उसमें हम किस रेट पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, किस दर पे चेंज कर रहे हैं। तो वो कहलाता है आपका त्वरण या एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक समान गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। ठीक है, तो एक समान जो गति है उसने गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु है उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है, उसको अलग ऐसे लिखता हूं अलग से, प्रारंभिक वेग अगर वेलोसिटी u है और अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी वो v है और त्वरण या एक्सेलरेशन a है, तो उस स्थिति में उसने 3 समीकरण दिए गैलीलियो ने, जो कि एक समान गति या मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए होते हैं। तो वो 3 समीकरण कौन कौन से हैं? पहला है v बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे v बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर जो t है वो क्या है, लिया गया समय या टाइम, ये t टाइम है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग जिसको कहते हैं, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो और जो s है वो है स्पीड। ओके, तो इस तरीके से ये 3 जो समीकरण है ये गैलीलियो ने एक समान गति के लिए दिए हैं। और ये कई बार एक दो पहले तो अभी तो नहीं आता है ये चीज, लेकिन पहले के एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्ट कई बार दे लिया जाता था ऑप्शन में। उनको कहीं पे क्या हुआ, v u
और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस किया हुआ होगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए होते हैं। तो क्या पता कहीं भी पूछ लिया जाए। वैसे तो ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए। गैलीलियो के 3 फॉर्मूले हैं, ये इम्पोर्टेंट उतने नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? कोई भी वस्तु जब एक क्षैतिज से परपेंडिकुलर से एक निश्चित एंगल पर फेंकी जाती है तो वो कैसे परवलयाकार पथ बनाते हुए गिरती है, जिसको पैराबोलिक क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। ऐसे जैसे अगर सपोज ये y एंगल है और ये x एंगल है और यहां से हमने कोई वस्तु इस तरीके से फेंकी तो वो इस प्रकार का पथ बनाती है जिसको हम कहते हैं परवलयाकार या पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। सपोज ये जो गई है ये है मैक्सिमम डिस्टेंस h तक गई है और यहां पर इसने थीटा एंगल को निर्माण किया है, ठीक है ना। जबकि जो प्रारंभिक वेग है उसका कितना होगा, u वेलोसिटी से फेंका गया और ये परवलयाकार पथ बनाते हुए या पैराबोलिक पाथ बनाते हुए इस तरीके से जाती है कोई भी वस्तु, जैसे कोई पत्थर हो। और ये h जो हाइट है ये क्या है, मैक्सिमम वो हाइट है जहां तक ये जाती है। तो जितने टाइम तक ये हवा में रहती है फेंकने के बाद उसी को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल। उसके अलग से फॉर्मूला होता है एक, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट नोटेड बाय टी, ठीक है। तो ये होता है 2 sin थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। उड्डयन काल बराबर होता है 2u, सॉरी यहाँ पे u भी आएगा, 2u sin थीटा। दोबारा से लिख देता हूं मैं ढंग से, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये जो फॉर्मूला है ये उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये u है ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी जिस चीज को फेंका जा रहा है वो उसकी प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी है। जो थीटा है वो क्या है, एंगल है, ठीक है। और जो g है वो है ग्रेविटी, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोशन होता है, परवलयाकार पथ में मोशन होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको आप कहते हैं। और यहाँ पे जो t है यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब हम मेन चीज पढ़ेंगे जो जिसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो है न्यूटन के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है ना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप सब जानते हैं यार कि न्यूटन जो है वो एक तरह से फिजिक्स के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। और उन्होंने सन 1487 में 1587 में क्या दिए थे, ये न्यूटन के ग्रह विषय नियम दिए थे, जो कि कितने, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। सॉरी ग्रह कह रहा हूं मैं, 3 लॉ ऑफ मोशन या 3 जो नियम दिए थे। और इनके नियम के आने के बाद जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र में जो अंडरस्टैंडिंग है या समझ है
उसमें क्या हुआ, एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ और काफी कुछ चीजें बदली अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, और बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजों में परिवर्तन आया। तो इनके जो नियम है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम नियम इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो प्रथम नियम न्यूटन का कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गतिकी अवस्था में है तो वो गतिकी अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि क्या ना हो, उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित ना किया जाए या उसको बाह्य बल से रोका ना जाए। समझ गए। तो इसका एक शॉर्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, शॉर्ट नोट। गति की अवस्था में हो तो गतिमान ही रहेगी तथा विराम अवस्था में हो तो विराम में ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। समझ रहे हो। यानी वो अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, और अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है और अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। अब जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम जब हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं और अचानक से क्या लगता है, ब्रेक लगता है, तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर को झुकते हैं या आगे की ओर हम पे धक्का लगता है। तो क्या क्या रीजन है उसका? रीजन वही है, रीजन सिंपल है कि चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी गाड़ी जब चल रही है तो हम गति की अवस्था में हैं, हम मूव कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जब ब्रेक लगता है तो हम उस ब्रेक के आने के बाद उस विराम की अवस्था में आने का क्या कर रहा है, हमारा शरीर विरोध कर रहा है। और ये क्योंकि फिजिक्स का प्रथम नियम है कि हम जो है वो प्रत्येक उस स्थिति का विरोध करेगा, क्योंकि वो गति की अवस्था में है और विराम में आने का विरोध कर रहा है, इस कारण आगे की तरफ हम पे झटका लगेगा। ठीक है ना। तो ये एक इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु में अपना एक जड़त्व होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं, तो अगर मैं बंदूक से चला के गोली और किसी कांच पे गोली मारूं तो क्या होगा, वो एक गोल निशान बनाते हुए क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं वही पत्थर से अगर कांच पे मारूं तो क्या होगा, वो कांच चूरा चूरा हो जाएगा और उस पर काफी ज्यादा दरारें पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गोली है वो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि जैसे ही वो कांच पे गई तो वो कांच से इतनी तेजी से पार हुई कि कांच को अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है ना। और इस वजह से उसमें दरारें उत्पन्न नहीं हुई और वो गोल करते हुए निकल गई। लेकिन अगर पत्थर हम फेंकेंगे तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी से तो नहीं फेंकेंगे, और इस कारण से क्या होगा, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा और जिस कारण से उस पर दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है ना।
इसी प्रकार से आप अगर कोई पेड़ है, कोई जैसे पेड़ है, आपने देखा होगा जब सावन का महीना होता है उस पर बहुत सारे पत्ते होते हैं और आप उनको जोर से हिलाते हैं तो क्या होता है, पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो उसका क्या कारण है, क्योंकि पत्ते जो है वो विराम की अवस्था में है और आपने उनको अचानक से पेड़ को हिला के क्या किया, उनको गति की अवस्था में लिया है। तो वो क्या करेंगे, उस गति की अवस्था में आने का विरोध करेंगे और अपने आप को विराम की अवस्था में ही रखना चाहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उन पे बल लगेगा और वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर मैं एक गिलास लूं और उसमें पानी भर लूं और उसके ऊपर एक कोई भी गत्ता ले लूं या कुछ भी इस तरीके की चीज और उसके ऊपर सिक्का ले लूं और उसको मैं तेजी से हटा दूं इस तरीके से, तो क्या होगा, सिक्का उसके साथ नहीं हटेगा बल्कि सिक्का पानी में गिर जाएगा और वो उस गत्ते को हम आसानी से हटा लेंगे। तो ये क्या क्या रीजन हुआ, क्योंकि वो जो सिक्का है वो विराम की अवस्था में और हमने उसके नीचे से गत्ते को हटाया, लेकिन वो जो सिक्का है वो अपनी विराम की अवस्था में जो है परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है और उसने वो नहीं चाहती है कि वो वहां से हटे और इसलिए वो नीचे गिर जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है प्रत्येक वस्तु। अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति में परिवर्तन की विरोध करेगी और अगर विराम की अवस्था है तो विराम में परिवर्तन का विरोध करेगी, जब तक कि क्या ना हो, कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए या बाह्य बल से उसको उस स्थिति को बदला ना जाए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको न्यूटन का फर्स्ट नियम जो है वो काफी हद तक समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है। सेकेंड जो लॉ है वो बताता है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है या फोर्स है वो उस वस्तु के द्रव्यमान या मास तथा उसके एक्सेलरेशन या त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो बल है किसी भी वस्तु पर लगता है वो उस वस्तु के मास या द्रव्यमान और उसके त्वरण या एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहीं से जनरेट होता है फॉर्मूला एफ या फोर्स बराबर m इंटू ए या मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। यानी कि बल में परिवर्तन कब होगा, जब या तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा और या तो उसके त्वरण में परिवर्तन होगा। ठीक। तो द्वितीय जो नियम है गति का द्वितीय नियम, उसमें मैंने आपको बताया कि जो गति का द्वितीय नियम वो कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो लगने वाला बल या फोर्स है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण इनके गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल कहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि अगर मैं किसी जैसे कि कोई खिलाड़ी है, अगर वो कैच करना चाहता है किसी बॉल को, तो वो क्या करेगा, जब बॉल आएगी तो क्या करेगा, अपने हाथों को पीछे खींचेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन में कमी आएगी तो इसका मतलब लगने वाला जो बल है वो कम होगा और इसका मतलब है कि हाथों पर खिलाड़ी की क्या होगा, चोट नहीं लगेगी, यानी दर्द नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दो बॉल दूं, एक नॉर्मल क्रिकेट वाली बॉल और दूसरी टेनिस वाली बॉल, तो ज्यादा आसान कैच करना किसको होगा, जाहिर सी बात है कि टेनिस वाली बॉल को। क्यों, क्योंकि उसका जो है मास वो कम है और जिसका मास कम होगा इसका मतलब लगने वाला जो बल है वो भी कम होगा और इसका मतलब उससे हाथों में चोट नहीं लगेगी, है ना। इसी प्रकार हम और क्या एग्जांपल देखते हैं इसमें द्वितीय नियम में। हाँ, एक और एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब हम अगर दो प्रकार के फर्श होते हैं जो हमारे घर में गांव में होते हैं, वो होते हैं मिट्टी के फर्श, और जब यहाँ पर हमारे जो फर्श होते हैं वो उसमें टाइल्स लगी होती है, तो दोनों में अगर हम गिरते हैं तो अंतर क्या होता है, मिट्टी के फर्श में गिरने पे हमें चोट बहुत कम लगती है, लेकिन वहीं अगर हम इसमें टाइल्स में गिर जाते हैं तो हम पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, हमारा फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो उसका भी रीजन क्या है
मास ही है, क्योंकि जब हम ये इसमें गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, मास तो है प्लस एक्सेलरेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर फोर्स बढ़ जाता है और इस कारण से ज्यादा हमें चोट लगती है। जबकि मिट्टी में चूंकि एक्सेलरेशन कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है फोर्स भी कम हो जाएगा और हमें चोट कम लगेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम के अंतर्गत एक और एग्जांपल भी है, जिसके अंतर्गत जैसे हम अगर हमें कील को गहराई तक ठोकना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े हथौड़े का प्रयोग करते हैं। छोटे हथौड़े से नहीं होगा ना, बड़े हथौड़े, इतना बड़ा वाला हथौड़ा लाएंगे और उससे करते हैं। तो उसका क्या कारण है, क्योंकि जो बड़ा हथौड़ा है उसका एम जो मास है वो ज्यादा होगा, और जब मास ज्यादा होगा तो वो बल भी ज्यादा लगाएगा और इस कारण से कील आसानी से ठुक जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि किसके बारे में बताता है, फोर्स या बल के बारे में बताता है, जो कि किसी वस्तु पर लगने के मास और उसके एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। और जो ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी आपको पता है कि बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब अंतिम जो है वो है न्यूटन का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो तृतीय नियम है वो तो हम काफी बार पढ़ते आए हैं और काफी इजी भी है, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, एक्शन रिएक्शन। तो ये क्या कहता है थर्ड लॉ, कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो जब किसी चीज पर क्रिया करती है तो उसको ठीक उसके बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती, वैसे ही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और जो ये लॉ है ये न केवल इसमें फिजिक्स में बल्कि ये जीवन में भी लागू होता है। हम किसी के साथ जिस तरीके का व्यवहार रखते हैं, जिस तरीके से हम उसके बारे में थॉट्स रखते हैं, डील करते हैं, उसी प्रकार से वह इंसान भी हमारे बारे में सोचने लग जाता है और व्यवहार करने लग जाता है। तो वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया है भाई। जैसे आप लोगों से व्यवहार रखोगे वैसे ही वो आपके प्रति भी हो जाएंगे। जैसा आप अपने आप को बनाओगे वैसे ही दूसरे आपको आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसे ही दूसरा आपके साथ करने लग जाएगा। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। जैसे कि अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसमें दिया जाता है वो है रॉकेट का, है ना। जैसे ही रॉकेट में हम आग लगाते हैं, नीचे उसकी गैसें होती हैं, वो गैसें क्या होती हैं, जलती हैं और फोर्स से नीचे आती हैं। तो जब वो गैसें नीचे आती हैं तो वो ठीक उतना ही विपरीत दिशा की तरफ क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं ऊपर की तरफ, और इस कारण से रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो रॉकेट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पे चलता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कारण है कि ऊंची बिल्डिंग से गिरने पर हमें चोट लगती है और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसका कारण वही है कि जब हम ऊपर से, सबसे ऊपर से ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं तो हम ऊपर से जो है एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं, और क्या होता है, हमारी जो प्रक्रिया है वो धरती पर या पृथ्वी पर बहुत तीव्र होती है। तो जब हमारी क्रिया पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी नीचे से उतनी ही ज्यादा होती है, और इस कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें चोट लगती है, ठीक है ना। तो ये है, क्रिया जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया होती है। ऐसी अगर हमें बात करूं कि जैसे बंदूक मैंने तो नहीं चलाई है, लेकिन बंदूक चलाते हुए आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि जैसे ही हम बंदूक को चलाते हैं तो हमें एक पीछे की तरफ को झटका महसूस होता है। तो वो झटका भी क्या है, वो प्रतिक्रिया ही है। गोली आगे की तरफ गई और उसका झटका पीछे की तरफ को महसूस हुआ, ठीक है। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल काफी है, और तो ठीक है। तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे आप कभी राफ्टिंग में गए हो, बोटिंग वगैरह के लिए आओगे, यहाँ ऋषिकेश में होती है बोटिंग वगैरह, तो यहाँ पे आओगे तो हम भी गए तो मैंने खुद ये चीज महसूस किया कि जब हम राफ्ट से या नाव से
जमीन पर उतरते हैं तो तब क्या होता है, हम क्या करते हैं, नाव को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं और तब जाकर हम आगे बढ़ पाते हैं, यानी हम नदी के किनारे उतर पाते हैं। तो यानी कि हम नाव को धक्का मारते हैं, उसके फलस्वरूप हम पे एक प्रतिक्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप हम क्या कर पाते हैं, नदी के किनारे जो है वो उतर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी हमारी जो क्रिया है उसी के विपरीत वहां पे प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, विराम और गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, औसत चाल, त्वरण, एक समान गति के लिए गैलीलियो समीकरण। ठीक है, तो इसमें जो कुछ टॉपिक हैं वो एक दूसरी इससे पहले वाली वीडियो में थे, लेकिन बीच में वीडियो डिलीट हो गया, तो इस वजह से मेरे को ये जो सेकंड लॉ है यहाँ से दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। विराम और गति, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष या तो विराम की अवस्था में होती है या गति की अवस्था में होती है, यानी कि किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष उसको मापा जाता है। दूसरा डिस्टेंस, किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में या दूरियों के बीच में जो लंबाई होती है, टोटल लंबाई, वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। विस्थापन, किन्हीं भी दो दूरियों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है या न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वेग, है ना, एक्सेलरेशन, तो मैंने बोला था कि जो चाल, ठीक है, तो चाल का हम क्या लेते हैं फॉर्मूला, दूरी बटे समय, यानी कि जो दूरी है वो समय के साथ किस प्रकार से चेंज होती है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चाल या स्पीड को निकालते हैं। इसी प्रकार वेग क्या होता है, एक समान गति जो है उसके लिए जो समान समय में दूरी के अकॉर्डिंग समय में परिवर्तन। इसी प्रकार औसत चाल, एवरेज चाल, यानी अगर एक जो कोई भी वस्तु है वो अगर पहले v1 चाल से चलती है और दूसरी यात्रा में वो v2 चाल से चलती है, तो उनकी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला होगा क्या, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, इसी प्रकार जो त्वरण है वो होता है a, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी या वेग के परिवर्तन की दर, यानी वेग अपॉन समय। ठीक है, इसी प्रकार एक समान गति के लिए गैलीलियो जो है उसने 3 समीकरण दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, v प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी एंड v स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। ओके, ये है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह। उसके बाद है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बताया था आपको कि जब हम कोई वस्तु किसी एंगल से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या करता है, एक निश्चित एंगल पर एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद उसी तरीके से नीचे की तरफ लौटता है, और उसके लिए जितने टाइम तक वो हवा में रहता है उसे उसका उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन के 3 नियम मैंने बताए इंपॉर्टेंट। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है भाई, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जड़त्व का नियम, यानी कि कोई भी वस्तु अपनी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। जो दूसरा लॉ है वो है अबाउट फोर्स, कि कितना फोर्स लगता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। और जो थर्ड लॉ है वो है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना, तो ये मोशन चैप्टर खत्म हो गया, मोशन या गति के अंतर्गत ये चैप्टर है। ओके, थैंक यू क्लास।